पहले हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। हम ये सभी टॉपिक्स करा चुके हैं यहाँ तक। आज हम देखने वाले हैं राजनीतिक परिणाम क्या हुए थे, वर्ल्ड वॉर के राजनीतिक परिणाम। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। इनको देखने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका, क्योंकि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन स्टूडेंट ने हमारा ये वीडियो नहीं देखे हैं, उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे ताकि उनको थोड़ा सा पता रहे कि हुआ क्या था। तो इसमें क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर दो पावर थी, दो ग्रुप थे। एक में अलाइड पावर जिनको मित्र राष्ट्र कहा जाता था, दूसरे में एक्सिस पावर जिनको धुरी राष्ट्र कहा जाता था। इन दोनों ही ग्रुप के अंदर लड़ाई हुई थी और जो बाकी जो देश थे पूरे विश्व के, किसी न किसी गुट में शामिल हो गए थे। तो इसमें थे मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और यूएसए, और धुरी राष्ट्रों में थे जर्मनी, जापान, इटली और बाकी छोटे मोटे देश, रोमेनिया, बल्गारिया वगैरह। ये जो विचारधारा वाले देश थे वो पूंजीवादी विचारधारा वाले देश थे, और ये अधिनायकवादी विचारधारा वाले देश थे, मतलब तानाशाही विचारधारा वाले देश थे। ये पूरे विश्व में तानाशाही स्थापित करना चाहते थे ये वाला ग्रुप, और ये पूरे विश्व में लोकतंत्र स्थापित करना चाहता था, क्योंकि ये लोकतंत्रीय देश थे। इस विश्व युद्ध के अंदर अलाइड पावर मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी, और एक्सिस पावर जो धुरी राष्ट्र थे उनकी हार हुई थी। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम देख लेते हैं इसके द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम का पार्ट सेकंड। इसके अंदर राजनीतिक परिणाम देखने वाले हैं, राजनीतिक परिणामों का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। इसमें पहला पॉइंट है विश्व में दो गुटों की स्थापना। इसके परिणाम हम देख रहे हैं, तो इसके परिणामों के स्वरूप हम देखेंगे। तो इसमें क्या था, पहला पॉइंट था, इसके परिणाम ये निकले कि विश्व में दो गुटों की स्थापना की गई, हो गई। क्यों हुई? क्योंकि दो गुट निकल के आए थे इसमें। जो जर्मनी की जो सबसे भयंकर जो लड़ाई हुई थी वो रूस के साथ हुई थी। जर्मनी रूस के विशाल जो साम्राज्य है, उसके उद्योग धंधे हैं, उसके जो भी संसाधन हैं, उनसे बहुत ज़्यादा आकर्षित था। रूस को वो अपने कब्जे में लेना चाहता था हिटलर, जिसकी वजह से जो भयंकर, सबसे ज़्यादा भयंकर जो लड़ाई हुई थी, सबसे ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पे, वो थी रूस के साथ। और रूस ने भी इसका बड़ी ही बहादुरी के साथ जवाब दिया, और एक समय आया कि जर्मनी को बहुत सारे मोर्चों पर उसने हरा दिया था, जिससे उसके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुई थी। उधर यूरोप में और अमेरिका, यूरोपीय जो देश थे, जो मित्र राष्ट्र थे, उनको हेल्प कर रहा था हर तरह से। तो इस विश्व युद्ध के अंदर दो गुट, दो शक्तियां निकल के आई। एक था रूस और एक में था रूस और दूसरे में था यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये दो शक्तियां निकल के आई क्योंकि इसने परमाणु युद्ध किया था, परमाणु हमला किया था, तो इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, और इसने जर्मनी को कई सारे मोर्चों पर हरा दिया था, तो इसके मान सम्मान में काफ़ी वृद्धि हो गई। स्टालिन को काफ़ी पसंद किया जाने लगा। इसके बाद इसकी जो विचारधारा थी वो बहुत सारे देशों ने अपनाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनको लगा कि ये बहुत पावरफुल देश है, अगर इस तरह से इसकी जो विचारधारा है, जो शासन है, जो वहाँ का जो शासन चला, अगर हम भी उसको अपना लें तो हो सकता है हम भी बहुत शक्तिशाली देश बन जाएं। तो इस तरह से बहुत सारे देश जो है रूस के साथ चले गए, और बहुत सारे देश जो है यूएसए के साथ चले गए। आगे देख लेते हैं सोवियत संघ की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जर्मनी के साथ जो युद्ध हुए थे, और जो भी धुरी राष्ट्र थे उनके साथ जो भी युद्ध हुए थे रूस में, रूस के साथ, उसने उन सभी देशों को बहुत सारे मोर्चों पर हरा दिया था। बहुत सारी लड़ाइयों में उनको जीत हासिल हुई थी रूस को, जिसकी वजह से उनको काफ़ी आगे बढ़ने का मौका मिला। दूसरे देशों की नज़रों में उनको काफ़ी ऊंचा स्थान दिया जाने लगा। इसकी वजह थी बोल्शेविक क्रांति के बाद उन्होंने काफ़ी तरक्की की थी रूस ने।
उसने इतने अच्छे उद्योग धंधे स्थापित किए थे जिससे कि वो तरक्की के मार्ग पर बहुत अच्छे से चल सके। तो इसका उनको फायदा हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। सोवियत संघ की शक्ति में प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, काफ़ी वृद्धि हुई, क्योंकि इसने बहुत अच्छे से लड़ा जो भी युद्ध हुआ इसके साथ। और ये जीते हुए ग्रुप में था। एक तो अमेरिका और रूस दोनों ही महाशक्तियां बन गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। आगे अमेरिका का विश्व की महान शक्ति बनना। अमेरिका मित्र राष्ट्रों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। यूरोपीय जो कंट्री थे, जो मित्र राष्ट्र थे, उनको पूरे विश्व युद्ध के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प जो की थी, चाहे खाने पीने को ले लो, चाहे आप हथियारों को लेकर, जो भी था सबसे ज़्यादा जो मदद की थी वो अमेरिका ने की थी। मदद क्या, अपने हथियार बेचे थे, उनसे काफ़ी मुनाफा कमाया था। सोना चांदी जो भी उनके पास था उन सभी को अपने पास रख लिया और उनको हथियार बेचना स्टार्ट किया। अमेरिका बहुत ज़्यादा समृद्ध देश था क्योंकि उसकी ज़्यादा किसी से लड़ाई हुई नहीं थी कभी, तो उसने बस तरक्की ही की थी, जिसका फ़ायदा उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हुआ। इसमें अमेरिका विश्व की महान शक्ति बन गया। अमेरिका ने जब जापान पे अटैक किया तो ये दिखाने की कोशिश की गई कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ और मेरे पास परमाणु बम भी है। उस समय तक किसी भी देश के पास परमाणु जो भी था, उस समय तक किसी भी देश के पास परमाणु हथियार मौजूद नहीं थे। इस वजह से भी एक मैसेज गया कि अमेरिका बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, उसके बाद उसके पास परमाणु हथियार है जिनका वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। उसकी बात हमको माननी चाहिए, विश्व भर के देशों को माननी चाहिए। तो ये इस विश्व युद्ध के अंदर थोड़ा सा शक्तिशाली बन के उभरा, जो आगे चल के बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, क्योंकि इसके साथ जो भी देश थे उसी जैसी विचारधारा के, पूंजीवादी विचारधारा के, तो वो देश उसमें मिलते चले गए। और ये दो जो गुट थे, एक सोवियत संघ वाला गुट और एक अमेरिका वाला गुट, ये दोनों ही गुट और शक्तिशाली होने लगे। आगे चल के इन्हीं के बीच में शीत युद्ध हुआ था। शीत युद्ध को इसके बाद पढ़ाएंगे हम। अमेरिका का विश्व की महान शक्ति बनना, इसका एक परिणाम निकला कि अमेरिका विश्व की बहुत बड़ी महान शक्ति बन गया था, क्योंकि यही अकेला देश था जिसको सबसे ज़्यादा बहुत कम नुकसान हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बाकी देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और इसने मुनाफा भी काफ़ी कमाया था। आगे इस युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो परिणाम निकले, उसमें एक परिणाम था परमाणु युग की शुरुआत हुई थी। 1945 तक किसी के पास भी परमाणु हथियार नहीं थे। जैसे ही देखा दूसरे देशों ने कि इसके पास परमाणु हथियार हैं, तो वो भी परमाणु हथियार बनाने की होड़ में लग गए और बहुत बड़े लेवल पर परमाणु हथियार बनाए जाने लगे, चाहे वो सुरक्षा के लिए रख लीजिए या दूसरे देशों पर आक्रमण करने के लिए रख लीजिए। यूरोप के बहुत सारे कंट्रियों ने परमाणु हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ से शुरुआत हुई परमाणु युग की। अभी तक बनाए जा रहे हैं। इंडिया पर दबाव बनाया जाता है कि आप CTBT और NPT पे हस्ताक्षर कीजिए। इस पे जैसे ही आप हस्ताक्षर करेगा इंडिया, वो किसी भी तरह की परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, ना ही अपने पास रख पाएगा। जिसकी भारत हमेशा से अवहेलना करता रहा है, मना करता रहा है कि मैं इन पे सिग्नेचर नहीं करूँगा। रीजन है उसका रीजन है कि आपने तो बना लिए, अपने पास रख लिए, उसको ख़त्म भी नहीं कर रहे हो और आप दूसरे देशों से कह रहे हो कि आप मत बनाइए। ये दोगलापन है इन पश्चिमी देशों का। आप भी ख़त्म कर दीजिए तो दूसरे देशों की बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने बना लिए, दूसरा देश ना बनाए। या तो सभी जगह ख़त्म होना चाहिए या सभी जगह बनाने में उनको मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें सुरक्षा के हित में करनी पड़ती हैं, जो कि इंडिया ने की हैं। अपने पास परमाणु हथियार रखे हैं, इंडिया ने बनाए हैं, क्योंकि कब कौन सा युद्ध हो जाए कोई नहीं जानता और परमाणु युद्ध बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। तो कम से कम कोई अगर हमारे पे परमाणु अटैक करे तो कम से कम हमारे पास भी हो उसको थोड़ा जवाब देने के लिए, सबक सिखाने के लिए। ये रही अलग बात, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इससे परमाणु युग की शुरुआत हुई थी। 1949 में सिर्फ 4 साल के अंदर रूस ने, सोवियत संघ ने परमाणु हथियार बना लिए थे और परीक्षण कर डाला था। इतनी स्पीड से तरक्की की थी सोवियत संघ ने। आगे देख लेते हैं स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरणा।
इस युद्ध के बाद बहुत सारे जो देश थे, जो भी यूरोपियन कंट्री के, चाहे उपनिवेश कह लीजिए, या जो भी देश थे जो किसी न किसी देश के कब्जे में थे, किसी के उपनिवेश थे, उन सभी देशों में जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो काफ़ी रफ्तार पकड़ने लगा। एक तो इन देशों का कमज़ोर होना था, और दूसरा बहुत सारे देशों को ये प्रेरणा मिली कि छोटे छोटे देश भी अगर चाहें तो बड़े देशों पर आक्रमण करके उसको हरा सकते हैं। जापान जैसे देशों को देख लीजिए, अमेरिका की आधी सामुद्रिक शक्ति खत्म कर दी थी एक ही हमले में, जो पर्ल हार्बर पे किया था उन्होंने अटैक। जापान ने इतना ज़बरदस्त अटैक किया था 7 दिसंबर 1941 को। अमेरिका के एक बेड़ा था, सैन्य अड्डा था, उस पर इतना ज़बरदस्त अटैक किया था जापान ने कि उसकी आधी सामुद्रिक शक्ति अमेरिका की वहीं पर ख़त्म हो गई थी। इतनी ज़बरदस्त अटैक किए गए थे। तो इससे ये मैसेज गया कि छोटे छोटे देश जो बड़े बड़े देशों को इस तरह से हरा सकते हैं, उनकी इतनी बुरी स्थिति कर सकते हैं, तो हम इतने बड़े उपनिवेश होकर भी क्यों ना इन जो भी हमारे पे कब्जा कर रखे हैं उनके खिलाफ लड़ाई की जाए, अपने देशों को आज़ाद कराया जाए, जो भी देश थे। इससे ये हुआ कि जो भी अफ्रीका और एशिया के जो उपनिवेश थे, वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे स्वतंत्रता आंदोलन चलने लगे, स्वतंत्रता की मांग बढ़ने लगी, और धीरे धीरे करके 1960 आते आते बहुत सारे देश आज़ाद हो गए, एशिया और अफ्रीका के। स्वतंत्रता आंदोलन को काफ़ी प्रेरणा मिली। इसके बाद यूएनओ की स्थापना हुई। इसका एक और परिणाम निकला कि यूएनओ की स्थापना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ये क्यों की गई? पूरे विश्व को जो इन भीषण युद्धों से होने वाले जो नुकसान थे और मानवता को बचाने के लिए और विश्व में संतुलन बनाए रखने के लिए एक संस्था की स्थापना करना बहुत ज़रूरी हो गया था, जिसकी वजह से इस संस्था का जन्म हुआ। और अभी देखा जाता है, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के अगर बात ना करें तो यूएनओ ने अभी तक पूरे विश्व को परमाणु युद्ध से बचा रखा है, तीसरे विश्व युद्ध से बचा रखा है। इसकी कहीं ना कहीं भूमिका जो है बहुत ज़रूरी है। इसका जो विरोध है, अगर कोई देश इसकी बातों को नहीं मानता, यूएनओ की बातों को नहीं मानता, उसके सिद्धांतों पर नहीं चलता, तो उसको कठोर दंड का सामना करना पड़ता है। उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से देशों को, बहुत सारे देशों को लिमिट में रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें लगभग 195 के आसपास जो विश्व के देश हैं वो सभी इसके मेंबर हैं। तो जब मेंबर होते हुए भी आप उनकी नहीं सुनोगे तो वो बाकी जो मेंबर हैं आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इसका बहुत बड़ा एक परिणाम था यूएनओ की स्थापना होना। यूएनओ एक पॉजिटिव साइन है। यूएनओ ने आज तक छोटे मोटे युद्ध को छोड़ के बहुत बड़े लेवल पर युद्ध होने से बचाए रखा है विश्व को, जो कि बहुत अच्छा है। आज के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।